नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह आज भी अखबार की सुर्खियों पर चाय के साथ चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूँ। आज 14 दिसंबर है, शनिवार। पहले बिहार की खबरों को लेकर, प्रमुख खबरों को लेकर आपके साथ चर्चा करूँ। बिहार में नए डीजीपी हो गए हैं विनय कुमार। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के वो सीएमडी थे। 1991 बैच के अधिकारी हैं। तो आर.एस. भट्टी साहब जब बने डीजीपी, उस समय भी चर्चा थी कि विनय कुमार डीजीपी हो सकते हैं, नहीं हुए। आर.एस. भट्टी की जो छवि ख्याति थी, उसके कारण मुख्यमंत्री ने बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर उन्हें अवसर दिया था, लेकिन निराशा हाथ लगी। वो चले गए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। तो आलोक राज को प्रभारी डीजीपी का दायित्व मिला। अब कोई 75 दिन हुए थे। अब कल सरकार ने एक फैसला लिया। संघ लोक सेवा आयोग से भी सहमति ली गई थी, मांगी गई थी, इसलिए कि रेगुलर डीजी बनाना था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कोई डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी जो होगा ना, वो 2 साल कम से कम उसका कार्यकाल रहे। तो कल विनय कुमार बिहार के नए डीजीपी नियुक्त कर दिए गए और उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया गया और कहा गया कि भाई विनय कुमार का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। विनय कुमार भी एक चर्चित अधिकारी रहे हैं, अपनी छवि के धनी हैं, खड़गपुर से IITN हैं। वो आज ही अपना दायित्व संभालेंगे। अब तो अगले साल नवंबर में 2025 में विधानसभा के चुनाव न होने हैं, तो उस समय डीजीपी विनय कुमार ही होंगे। तो एक खबर थी कल डीजीपी के नई नियुक्ति। तो फिर आलोक राज कहाँ गए? अब आलोक राज विनय कुमार की जगह लेंगे। कल जो ट्रांसफ़र का ऑर्डर निकला, उसमें हुआ कि आलोक राज बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के नए सीएमडी होंगे। और तब फिर आलोक राज तो विजिलेंस के डीजी थे, बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के। तो वहाँ जितेंद्र सिंह गंगवार, उनको बनाया गया है, विजिलेंस के नए डीजी बनाए गए हैं। और अभी वो सिविल डिफेंस के डीजी थे, तब उनका ये अतिरिक्त प्रभार रहेगा। तो कल ये 2 प्रमुख नियुक्तियां हुई कि विनय कुमार नए डीजी हो गए, आलोक राज उनकी जगह पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी हो गए और जितेंद्र सिंह गंगवार विजिलेंस के डीजी हो गए। तो कल एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ। शाम को देर शाम ये कल सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी। कल ही बीपीएससी की परीक्षा थी पूरे प्रदेश भर में। 70वीं प्रतियोगिता जो होनी है, जिससे 2000 से अधिक नियुक्तियां हैं। बीपीएससी के हिस्ट्री में या इस बार राजपत्रित पद 2000 से अधिक के लिए नियुक्ति होनी है। ये पहली बार इतने अधिक पदों पर हो रही है। अब बीपीएससी की साख बड़ा दांव पर लगी थी। अभी चंद दिन पहले ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर भारी हंगामा हुआ था। छात्र युवकों की भारी भीड़, आक्रोशित भीड़ वहां जमा थी और इसका विरोध कर रहे थे। लाठियां चटकाई गई थी और फिर बीपीएससी ने उसी दिन साफ साफ तो कहा था कि बिल्कुल ये अफवाह है, भ्रम है, कहीं से कोई नॉर्मलाइजेशन का ना प्रस्ताव है, न विचार है। अब 13 दिसंबर को परीक्षा नियत निर्धारित समय पर होगी। हुई परीक्षा। प्रदेश भर में कोई 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सब जगह परीक्षा, कल एक पाली में परीक्षा हुई और परीक्षा शांतिपूर्ण सब जगह हो गई। लेकिन राजधानी पटना में ही बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड ने एक बड़ा परीक्षा भवन बना रखा है कुम्हरार में। उसमें 12,000 विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता है। 5 मंजिला विशाल भवन बना है, कई कमरे हैं। और उसमें एक कमरे में कल हुआ यह हंगामा कि एक कमरे में जहाँ की 275 विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था है, वहाँ उस कमरे में क्वेश्चन ही देर से पहुँचा। 12 बजे से परीक्षा होनी थी, 10-15 मिनट लेट हो गया और उसमें जो 200 ही क्वेश्चन पेपर का सेट मिला, तो हंगामा शुरू हो गया। अब उसके बाद फिर उसी हंगामा के बाद छात्र वहाँ आक्रोशित हो गए और बाहर निकल गए। उसमें कोई तो
चर्चा होने लगी, सैकड़ों छात्र, मतलब उसमें कोई कल जो बीपीएससी ने फिर आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो जानकारी दी कि कोई 5,500 परीक्षार्थियों ने उस हॉल में परीक्षा दे दी, उस एग्जामिनेशन हॉल में 12,000 जहाँ परीक्षार्थी बैठे थे, और बाकी लोग हंगामा किए, बाहर आ गए और आकर क्वेश्चन पेपर छीन लिया इन्विजिलेटर से और सब दिखाने लगे, और इसके बाद उसका वायरल हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया, तरह तरह की बात होने लगी। उसी हंगामे में बाहर जब परीक्षार्थी कर रहे थे, पटना के डीएम और सीनियर एसपी पहुंचे और डीएम ने एक युवक को, एक विद्यार्थी को थप्पड़ जड़ दी और हंगामा हो गया। और फिर देर शाम बड़ा सफाई हुई, कहा गया डीएम की तरफ से कि नहीं, वो तो उस समय उसी हॉल में, कल क्या कहिए, ये दुर्योग ही कहिए कि उसी हॉल के एक सहायक सुपरिटेंडेंट जो बनाए गए थे, प्रोफेसर थे वो, कल वो हार्ट फेल हो गया उनका। वहीं उनको अचानक प्रॉब्लम हुआ और फिर हॉस्पिटल ले जाते जाते वो उनकी मौत हो गई। एक एग्जामिनी भी बेहोश हो गई थी उसी हंगामे के दौरान। तो एक और पूरे बिहार में परीक्षा तो हो गई शांतिपूर्ण, और बीपीएससी ने कहा कि कहीं कोई क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, फिर दोबारा परीक्षा नहीं होगी। और जिन उपद्रवी छात्रों ने वहाँ कुछ जो हंगामा किया है, अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस देखेगी और उस सब का वीडियो बना ही है, उससे खंगाला जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो कल बीपीएससी की तो अब पीटी की परीक्षा हो गई, जो हंगामा हो, बीपीएससी ने तो साफ इनकार कर दिया, हालांकि छात्रों का आरोप था। अब बीपीएससी ने कहा भी कि देखिए, हमारे यहाँ नियम बना हुआ है कि यदि किसी को क्वेश्चन थोड़ा लेट से पहुंचेगा, 10 मिनट लेट से पहुंचेगा, तो 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है। कोई बात नहीं थी जिसके चलते कुछ लोगों ने हंगामा किया, तो इस ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्ती से पेश आएगा। पूरे बिहार में 4,80,000 आवेदन आए थे, और उसमें कोई, कल बीपीएससी ने ये जानकारी दी कि 3.25 लाख परीक्षार्थी उसमें शरीक हुए, 4.25 लाख आवेदन, ये एडमिट कार्ड अपलोड किया गया था। और उसमें बिहार से बाहर के भी कई राज्यों के अभ्यर्थी, तो बीपीएससी का गजटेड एग्जाम है तो बिहार नहीं, पूरे देश भर के लोग इसमें भाग लेते हैं, तो कई राज्यों से लोग आए हुए थे। तो शाम को कई शहरों से, पूर्णिया से, मुजफ्फरपुर से, गया से, जहाँ जहाँ सेंटर था, जमुई से, देर शाम तक खबर आती रही कि वहाँ भारी कई अतिरिक्त ट्रेन चलानी पड़ी। तो चलिए, बीपीएससी की परीक्षा हो गई और एक सेंटर पर हंगामा हुआ, जो आपको जानकारी दी मैंने। एक तो ये जानकारी बड़ी थी, बिहार की अखबार की सुर्खियाँ ये छपी हुई हैं। फिर कल राजधानी पटना में एक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। यहाँ जक्कनपुर में कोई छपरा के रहने वाला एक अजय राय इनकाउंटर में मारा गया। एसटीएफ उसके पीछे लगी थी और कल इनकाउंटर हो गया वहाँ 2 और अपराधी के साथ, किसी एक मकान में, किराए के मकान में। 2-3 दिन ही पहले वो आया था और अपना नाम बदल कर वहाँ लिया था। अब पुलिस पहले से लगी थी, जानकारी मिली, उसमें 2 क्रिमिनल भाग गए। अजय राय मुठभेड़ में मारा गया है, ये कि आज अखबार की सुर्खियां हैं। फिर अब कुछ बाहर की बात कर दें, दिल्ली की बात कर दें। संसद का सत्र चालू है अभी, और संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा हो रही है 2 दिन की लोकसभा में। आज और कल तो एक दिन हुई और आज होगी। आज प्रधानमंत्री जवाब देंगे। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की थी, तो शुरू से गिनाया उन्होंने कि संविधान का क्या महत्व है, क्या किस पृष्ठभूमि में बना, कैसे बना, ये सब कुछ बताते हुए ने कांग्रेस के रेजिम में संविधान में जितने बदलाव किए गए, संविधान के साथ उनकी नज़र में जो खिलवाड़ किया गया, इमरजेंसी लागू हुआ, ये सारी बातें उन्होंने की, जो जोरदार तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला। अब बारी थी प्रियंका गांधी की। वायनाड से जीती हैं, पहली बार उनका भाषण हुआ था और कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। कल मैं उनका भी भाषण सुन रहा था, राजनाथ सिंह की भी भाषण सुन रहा था। मुझे तो ये लगा कि प्रियंका राहुल से भारी पड़ी। छोटे छोटे वाक्य में तंज और व्यंग के साथ गवर्नमेंट पर हमला बोली और सारे इशूज को
चाहे वो महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे इशू पर वो हमला बोलती रही। प्रधानमंत्री पर हमला भी बोली और जिस अंदाज में वो कह रही थी वो काबिल तारीफ कर सकते हैं। लोग हंसकर मुस्कुराकर भी उनकी बात सुन रहे थे, विपक्ष पूरा सदन उनकी बात सुन रहा था और उसने प्रधानमंत्री पर भी हमला बोली, खासकर संविधान के संबंध में भी। और अंत में उन्होंने ये कहा कि यदि ये जो अभी किसी हारते हारते जीत गए प्रधानमंत्री इस बार के चुनाव में, तो उनको एहसास हो गया तो संविधान बदलना ठीक नहीं है। विपक्ष ने तो इसी मुद्दा को न बनाया था कि यदि 400 के पार का जो ये नारा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, यदि ये इतनी शानदार सफलता मिल गई तो ये संविधान बदल देंगे। तो जनता ने तो उनको रोक दिया था कि 240 सीट आई, चलिए तीसरी बार वो हो गए। तो ये सब कुछ कहते हुए कल मैं मानता हूं कि प्रियंका का भाषण निश्चित रूप से शानदार कहा जाएगा, अच्छा परफॉर्म रहा। और 32 मिनट के भाषण में प्रियंका ने जो कुछ कहा, राहुल भी थे हाउस में, और यहाँ तक कि बाद में तो देखा कि बीजेपी की ओर से जो मीडिया सेल के प्रभारी हैं मालवीय, व्यंग ही सही आप कह सकते हैं, लेकिन एक्स पर पोस्ट करके कहा कि भाई भविष्य के लिए प्रियंका राहुल के लिए खतरा साबित होंगी। स्पष्टता उन्हें भी एहसास हुआ कि नहीं, प्रियंका का भाषण जोरदार था। तो ये तो रही कि कल प्रियंका गांधी का पहला भाषण उन्हें दिखाया, और कांग्रेसी तो उनके भाषण को की सराहना करेंगे कि हाँ शानदार बोली, बहुत अच्छा बोली। लेकिन मैं मानता हूँ कि कल का सचमुच प्रियंका का जो स्पीच था वो एक काबिल तारीफ था, और एक विपक्ष की ओर से सरकार पर जिस अंदाज में हमला होना चाहिए था बखूबी किया। आप देखते हैं आज प्रधानमंत्री किस तरह से जवाब देते हैं। नरेंद्र मोदी भी तो उनकी एक खासियत है कि वो भी अपने ही अंदाज में बोलते हैं। तो आज प्रधानमंत्री के भाषण का इंतजार होगा। अब कुछ बिहार की भी चर्चा करते हैं। अभी तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन के लिए जिलों की यात्रा कर रहे हैं। आज दरभंगा में शाम को वो मीडिया से मुखातिब होंगे, और उसमें अब तरह तरह की बात, जहां सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं एक बात तो वो कह चुके हैं कि भाई सत्ता में आएंगे तो हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। एक और घोषणा कर दी है पिछले दिनों कि अब वृद्धावस्था पेंशन या जो विधवा ये सबको 400 पेंशन मिलता है, सबको हम 1500 पेंशन देंगे जिस सत्ता में आएंगे। तो धीरे धीरे अब जिसको आप कहते हैं रेवड़ी बांटने का अभियान चल रहा है अभी, कि हम सत्ता में आएंगे तो ये कुछ करेंगे। तो चुनाव के पहले अब जो चुनावी तो 11 महीने, नवंबर 2025 में चुनाव होगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे समीप आएगा तो इसकी चर्चा होती रहेगी। अभी आप जानते हैं कि अब दिल्ली में अभी चुनाव होने वाला है फरवरी में, और 70 सीट वाली विधानसभा में अब तो आप पार्टी वहाँ भी सत्ता में है, वो हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। कोई 32 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के संयोजक हैं, चीफ हैं, हालांकि अभी उनकी सीट की घोषणा नहीं हुई है कि कहाँ से लड़ेंगे। तय है कि वो दिल्ली, कल तो मीडिया से मुखातिब हुए कहा कि हम तो वही दिल्ली सीट से लड़ेंगे। और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी भी अपनी वही पुरानी सीट से लड़ेंगी। तो आप पार्टी भी वहाँ तरह तरह की घोषणा कर ही रही है। फ्री बिजली, फ्री पानी तो पिछले ही चुनाव में घोषणा की थी और उससे अच्छी कामयाबी मिली। और वहाँ का जो अभी खासकर ऑटो चालक हैं उनके लिए बड़ी कई घोषणाएं की गई है। तो अभी बीजेपी की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट आनी शुरू हो गई है। और अरविंद केजरीवाल के बाद शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित लड़ेंगे, ये घोषणा हो चुकी है कांग्रेस की ओर से। तो इस बार दिल्ली के चुनाव में त्रिकोणात्मक मुकाबला होगा। अब देखें इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है। पिछले चुनाव में तो 70 सीटों के चुनाव में आप पार्टी को 62 सीट मिली थी, तो शानदार कामयाबी मिली थी। ये तो दिल्ली की स्थिति है। अब फिर इसके बाद अब
वर्ष 2024 में अब कितने दिन बचे हैं? अब तो एक पखवाड़ा बचा है। ये साल तो लोकसभा का चुनाव हुआ और 8 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ। उसमें 5 राज्यों में तो बीजेपी को कामयाबी मिली, तो वर्ष 2024 तो बीजेपी के लिए बहुत सुकून वाला रहा है। अब नए साल में 2 स्टेट में चुनाव होने, दिल्ली में और फिर बिहार में होगा। फरवरी में दिल्ली में और नवंबर में बिहार में। अभी बड़ा सबकी नज़र निगाह लगी होगी। दिल्ली में तो फिलहाल लगता है कि अभी आप पार्टी ही भारी है। आपको जो हैट्रिक लगाने की तैयारी है, तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में अभी आपको शायद बीजेपी वो मुकाबला देगी और वहाँ सत्ता में आ पाएगी। लेकिन देखना है क्या है पब्लिक का मूड। लोकसभा के चुनाव में तो सभी सीट बीजेपी जीत गई और किसी का खाता ही नहीं खुला था। वहाँ लोकसभा की 7 सीटें हैं। और बिहार में भी नीतीश कुमार अभी से ही, तो अब जो 15 दिसंबर से पहले से कयास लग रहा था कि जिलों की दौरा करेंगे, तो अभी लगता है कि अब खरमास के बाद जाएंगे। और अब धीरे धीरे बिहार में भी तो चुनाव का समय बन ही रहा है। कुल मिला जुला कर जो अखबार की सुर्खियां हैं वो आपके सामने मैंने चर्चा की है। चर्चा आपको कैसी लगी? अपना कमेंट दीजिए और न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।